आज दो बड़े वाक़यात हुए ख़बरों के एतबार से। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। प्रोग्राम में उसके ऊपर हम बहस करेंगे, दोनों ज़ावियों से इस मामले को देखेंगे। और फिर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने इस्तीफ़ा दे दिया। भले इस्तीफ़े के ऊपर जो तारीख लिखी साल के एतबार से वो गलत थी, बाद में उसकी तस्हीह जारी की, लेकिन इस्तीफ़ा देने से उनका कद काठ बड़ा नहीं हुआ। इस पर भी बात करेंगे। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे पास मौजूद हैं नईम हैदर पंजोता साहब, वकील तहरीक इंसाफ, और शुक्रिया उन्होंने ज्वाइन किया। अकबर इस बाबर साहब, बानी रहनुमा तहरीक इंसाफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू, बहुत खुश हैं आप, बल्ला आज आपको फाइनली मिल गया, डाउट में था, अब तो बल्ला आपके हाथ में है। बहुत शुक्रिया तलत साहब जी। बिल्कुल पूरा मुल्क की और जो हमारी पूरी कौम जो है वो इसके ऊपर खुश है और अल्हम्दुलिल्लाह कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फ़ैसला है। और अगर देखा जाए तो इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन के हवाले से हम यही कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से देखने का कि इनके ठीक हुए हैं या नहीं। लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाएं, हालांकि हमने पहले भी ठीक किए थे उनके कहने के ऊपर कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे। इंडोर्स हो गया आज जी, तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से इंडोर्स हो गया, बल्ला वापस आ गया। बिल्कुल बल्ला वापस आ गया। और ये भी देख लें कि जब दौरान समाअत रिमार्क्स आ रहे थे जो शिकायत कुनंदा उनके हवाले से, और ये कहा गया जस्टिस साहब की तरफ से कि जनाब ये कैसे जनाब मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बल्ला ही लेना चाहते हैं। तो वो बड़ा जो वो रिमार्क्स पे हम नहीं जाते, रिमार्क्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फैसला जो है इंपॉर्टेंट। आपके लिए हैरान कुन फैसला था? नहीं, मेरे लिए बिल्कुल हैरान कुन नहीं था। मेरी आज सुबह आप अगर प्रेस टॉक देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उसमें भी मैंने ये तहफ़्फ़ुज़ात का पहले से इजहार कर दिया था। देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में एक आइनी इदारा है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उसके जो बुनियादी जो फंक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वो दो हैं। एक है सियासी जमातों को रेगुलेट करना, और दूसरा उनका फंक्शन है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना। अब जहाँ तक इलेक्शन सियासी जमातों को रेगुलेट करने का ताल्लुक है, उसमें दो तीन बुनियादी चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये जो फंडिंग का मामला है। जब फंडिंग का मामला मैंने 8 साल इलेक्शन कमीशन में लड़ा, तो उस वक्त भी पीटीआई का यही होता था कि जी इनका दायरा इख्तियार नहीं है, जुरिस्डिक्शन को बार बार क्वेश्चन करते थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक हतमी फ़ैसला दिया हनीफ अब्बासी केस में, जिसके साइड बाय साइड फॉरेन फंडिंग का केस भी चला, जिसमें तमाम इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको रद्द किया गया। और उसमें लिखा कि इलेक्शन कमीशन का प्राइमरी मैंडेट है, वो इंडिपेंडेंटली भी इस इशू को उठा सकते हैं, किसी के नोटिस पर भी उठा सकते हैं। लोकस स्टैंडाई, मेरा जो आज तक ये मेंबरशिप मेरी चैलेंज करते हैं, उस फैसले में मेरी मेंबरशिप का जिक्र है। उससे पहले हाई कोर्ट्स का फैसले हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के दो फैसले। पेशावर कोर्ट ने आज इनका मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन के हवाले से और सिंबल एलोकेशन के हवाले से मान लिया है, और उसमें कोई कबाल नहीं। सिंबल दे हैव आस्क्ड देम इलेक्शन कमीशन को कि इनको एलोकेट करें। डायरेक्शन देखिए एक तजादात का मजमूआ है। एक तरफ आप कहते हैं कि विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, ये जो आपने ऑर्डर पास किया, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइए तो इलेक्शन कमीशन में जब ये इंट्रा पार्टी का केस शुरू हुआ, यानी शुरू तो ये 1.5-2 साल से हुआ था, जब 23 नवंबर का फैसला आया और उसके बाद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे टोटल फ्रॉड एंड फ्रॉडलेंट इलेक्शन कराए गए, जिसको हमने चैलेंज किया, जिसके हमने सबूत दिए, तो जब उसकी हेयरिंग्स शुरू हुई तो सबसे पहले पीटीआई गई पेशावर हाई कोर्ट में डबल बेंच के सामने। दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। उनके सामने उनकी क्या प्रेयर थी कि जी इलेक्शन कमीशन को रोका जाए कि वो फैसले का ऐलान ना करें। पेशावर हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर तक उनको रोका इलेक्शन कमीशन को फैसले। फिर इनको ख्याल आया कि नहीं हो सकता, ये तो सेल्फ डिफीटिंग है, टाइम इज रनिंग आउट। इन्होंने फिर इस्तदा की कि नहीं, इनको कहें कि फौरन फैसला करें। अब अगर उनका आईनी इख्तियार ही नहीं है इस मामले को देखने का, तो डबल बेंच उस वक्त उनको हुक्म कैसे देता है कि नहीं सर, मैं एक आपसे वैसे सवाल पूछ पाऊँ कि अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है आपके पार्टी के इंतखाबात की सेहत को जांचने का, तो फिर उनके कहने के ऊपर इंतखाबात दोबारा भी नहीं करवाने चाहिए? तो आपकी प्ली यही होनी चाहिए थी कि भाई आपका इख्तियार ही नहीं है, तो आप उनकी डायरेक्शंस मानते भी रहे, जो ऐसी जुरिस्डिक्शन जिसको आप चैलेंज भी करें। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उनकी डायरेक्शंस गलत थी, फिर आपने मानी, गलत डायरेक्शंस मानी आपने उनकी? नहीं, देखिए बात यह है कि उन्होंने फैसला दिया, जो कि उससे पहले अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि जो बल्ला है वो बैलेट पेपर के ऊपर होगा और जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब वो चेयरमैन रहेंगे। लेकिन आपने देखा कि 71 डेज़ के बाद वो फैसला जो है
वो सुनाया गया उस वक्त जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी थी। उस टाइम के ऊपर शॉर्ट टाइम होने की वजह से हमने ये भी कहा कि हम जाएंगे, हाई कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन साथ हम जो इनका जवाब है हम वो दोबारा दूर कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर मामला लटकता है तो हमारा जो एक लोगों के अंदर एक पाया जाता है कि पता नहीं बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने कहा कि कहते हैं तो दोबारा करा देते हैं। अब रही बात तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी आपने किया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट से भी आपने इस्तेमाल वापस ले लिया। देखें वो जो तो आपको पता था पेशावर हाई कोर्ट के अंदर से क्या फैसला आना है? जी बिल्कुल, देखें नहीं पता था नहीं उसमें आप बड़ा वाज़ेह देख लें, बड़ा क्लियर था। जो हम लेकर गए थे मामला, वो पेशावर हाई कोर्ट के उस जो फैसला था जो हमें मिला हुआ था, हमारे हक में हुआ था, उसके खिलाफ हम गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट का ये काम था कि दूसरे दिन ही उस फैसले को देख लेते और उस मामले को डिसाइड करते। सुप्रीम कोर्ट ने आज वो केस फिक्स किया जब वहाँ पर मेन केस आज फिक्स हो गया था, क्योंकि मेन केस वहाँ पर था तो हमने उसको विड्रॉ किया कि मेन केस का वहाँ पर फैसला है, उस वजह से पता चल गया था फैसला क्या नहीं। देखें बात ये कि हमें पता चल जाता होता तो हम पहले क्या जाते। ये परसों की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं, परसों की बात है कि इनके वकला लाइव टेलीविजन पे चीफ जस्टिस से इस्तदा कर रहे हैं कि हमारी पेशी, परसों की बात है। नहीं वो मैं हक नहीं डिनाई करा, मैं उसी बात को क्लैरिफाई कर दूं कि परसों ये सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पॉइंट, फिर परसों ये सुप्रीम कोर्ट के सामने लाइव टेलीविजन में इनके वकला हामिद खान साहब शरीक थे। उन्होंने कहा जी इसको फौरन लगाए, उन्होंने कहा हम कल लगा देते हैं। उन्होंने कहा जी कल आप नहीं लगा सकते क्योंकि हमें पेशावर हाई कोर्ट जाना है, हम परसों लगा देते हैं। इन्होंने कहा परसों सुबह हम लगा देते हैं। अब ये इन्होंने ही खुद दरख्वास्त दी थी और आज सुबह खुद अपने उस पे उन्होंने विड्रॉ कर दी। देखिए हमने दरख्वास्त दी लेकिन उसके ऊपर फिक्स नहीं हुआ। हम उस दिन भी खड़े हुए कि आज फिक्स कर दें, उस दिन फिक्स नहीं किया गया। उस दिन भी आप देख लें कि नवाज शरीफ वाला जो फैसला था ताहयात नायली वाला, वो देना बड़ा ज़रूरी था। और जहाँ पर 80% आवाम का मामला था कि जो अपने उन्हें एक निशान छीना जा रहा है जिसके ऊपर मोहर लगानी है, एक पार्टी को उन्होंने मुंतखब करना है, नुमाइंदों को मुंतखब करना है, उसके हवाले से कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि वो एक शख्स जो है जो स्पेशली बाहर लंदन से आए वो ज़रूरी है। अब दूसरी बात वकील के कहने पर उन्होंने ये तारीख फिक्स की थी, लेट्स कीप द फैक्ट्स। खान साहब के मैंने पूछा गया सर उसके ऊपर भी बात करें, जब हम लेकर गए हैं उस दरखास्त को तो उस दरखास्त को क्या फिक्स नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये रहेगी कि आईनी इदारे की बात की जा रही है, बिल्कुल आईनी इदारा है। आईनी इदारा क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा रहा है? अगर ये इतने ही मुखलस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो बल्ला छीनने के पीछे हैं, जो सारी चीज़ें कर रहे हैं कि मैं बानी हूँ, और अगर इनको इतनी मोहब्बत है इस मुल्क से या आवाम से, तो फिर उसके ऊपर भी बात करें ना। जो घरों में छापे मारे जा रहे हैं, जो 3 MPO के तहत लोग उठाए जाते हैं, जो लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, उसके ऊपर क्यों नहीं बात की जाती? ये आईनी इदारा, ये आईनी इदारा अपनी जिम्मेदारियां करने बाहर है तो आईनी इदारे की बात की जाए। इसको टेक अप करेगा। देखिए इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना, और अगर कहीं पे ये ला कानूनियत हो रही है तो उसके ऊपर जो वहां पर अफसर चेंज करना, क्या उसके ऊपर कोई डिमांड सिर्फ एक मुकम्मल। देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने परसों जो हेयरिंग हो रही थी उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने यही सवालात उठाए कि अगर आप ये बातें करें कि हम पे जुल्म का दरिया, शायद इस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, तो उन्होंने कहा ये वर्बोसिटी और ये पॉलिटिक्स जो है ये बाहर जाके आप करें, आप हमें सबूत दें ताकि हम डायरेक्शंस दें कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। आप सिर्फ वर्बोसिटी के इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इलेक्शन, आपके पास जो इदारे मौजूद हैं, यानी हाईएस्ट फोरम आपसे कह रहा है कि आप हमें एविडेंस दें ताकि हम एक्शन लें। अगर आप एविडेंस उनको नहीं देते हैं और टीवी टॉक शोज में आके रोना रोते हैं, आप कहते हैं हमारे नुमाइंदों को कागजात नामजदगी लेने से रोका जा रहा है, जब आपने रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी होती जो चीफ सेक्रेटरी ने सबमिट की। जब नंबर्स आते हैं तो आपके हाईएस्ट निकलते हैं। जब आप कहते हैं हमारे तमाम को रिजेक्ट किया जा रहा है, वहां आता है 75% एक्सेप्ट हो गए। देखिए फैक्ट्स बिलाए प्रोपेगेंडा। समझौता साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, वैसे एक सवाल आप जरूर इसको कमेंट कीजिएगा कि आप वाकईतन समझते हैं कि अगर निज़ाम तमाम तर सख्ती कर रहा हो तो यास्मीन राशिद के कागज़ जो हैं वो नामजदगी एक्सेप्ट हो जाते, या गंडापुर के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो जाते, या अवाब अलवी के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो जाते, या आपके कागजात नामजदगी? यू रियली थिंक कि निज़ाम को आप डॉज दे के तो कागजात एक्सेप्ट करवा लेते? तो बड़ी छूट है आपके लिए। देखिए पहली बात तो ये है कि आप तो जेल में से बैठ के आर्टिकल लिख रहे हैं। सर मैं आर्टिकल के ऊपर ही बात करूंगा। पहली बात तो यह है कि जिस तरह आग के समंदर से गुजर कर वो पेपर जमा करवाए गए, तायद कुनिंदे तजवीज़ कुनिंदे उठाए गए, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। जब पेपर वहां पर जमा हुए हैं, वहां पर वो रिजल्ट आपके सामने है, जब आया कि एक्सेप्ट नहीं हुए, हम ऑर्डर की कॉपी लेने के लिए भी वहां पर
वो यारो जो इलेक्शन कमीशन की तरफ More से than अपॉइंट किए थे 78%. वो नहीं मौजूद थे, More और than जैसे वो 78%. मुश्किल पेश आई और फिर कौन हमने सी वो मुश्किल है कि ली। जो तमाम लोग तो उनमें देखें, से 70% जो 9 मई के अंदर संजीदा मुकदमात में मुलव्वस हैं, उनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो रहे हैं, ये मुश्किल है? मेरी सुन लें, मुझे ये बताएं, जो हम ये कह रहे थे कि तमाम टॉप लीडरशिप के जो पेपर्स हैं वो रिजेक्ट हुए हैं, और जो ही ट्राइब्यूनल में मामला गया है तो वहां पर तो जो 100% 90% accept से हो जाए। ज्यादा एक्सेप्ट हुए हैं, जो वो किस बुनियाद के ऊपर हुए हैं ये पहले देखें कि पहले उन्होंने इतना गैर कानूनी काम किया, उन बुनियादों के ऊपर वो पेपर हमारे रिजेक्ट किए, फौरन ऊपर जाते हुए जनाब वो एक्सेप्ट हो जाते हैं। और उसमें देख लें बानी तो निजाम मैनिपुलेटेड तो ना हुआ सर, देख लें ना, उसमें अगर एक्सेप्ट इमरान खान साहब के रिजेक्ट हुए हैं, कासिम सूरी के रिजेक्ट हुए हैं, अभी भी रिजेक्ट हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब के रिजेक्ट हैं, परवेज इलाही साहब के आप ये रिजेक्ट हैं, फरमा रहे हैं कि जब तक 100% लोगों के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट नहीं होंगे आपको तसल्ली नहीं होगी। 2013 की निस्बत मैं ज्यादा शुमार दिखा सकता हूं, कागजात नामजदगी की शरह जो है बहुत बेहतर है। मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कहता कि 2013 में कोई अगर बिल्कुल गलत तरीके से रिजेक्ट हुए हैं तो वो ठीक था। आप इस पे जरूर बात करें कि किसी के भी गलत रिजेक्ट नहीं होने चाहिए, और अगर हमारे गलत हुए हैं फिर आप देखें कि कोई पीएमएलएन के या किसी और के आपने बल्ले से खेला ना, खुशी का मौका है आपके लिए, बल्ले से खेलते हैं पॉलिटिकली। तो पार्टी का जो सिंबल है वो नहीं छीनना चाहिए। देखिए, जब पीपल्स पार्टी से तलवार का सिंबल लिया गया था, फिर उनके पास तीर का सिंबल आ गया, तो ये बड़ी बहस उस वक्त भी हुई थी। स्टैंडर्ड सिंबल है, आपने पार्टी के लिए इतना काम किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में आपको भी कम से कम इसको तो एंडोर्स करना चाहिए कि द सिंबल हैज गॉन टू द पार्टी वेयर इट बिलोंग्स। असल में देखिए, सिंबल अगस्त 2002 में मैं ही लेके आया था पीटीआई के लिए, इसी इलेक्शन कमीशन से लेके आया था, और मैं इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फ्रेम में उस वक्त कूदा जब 1.5 साल गुजर चुके थे और 23 नवंबर को ये फैसला आ चुका था कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ नहीं कराए, हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, अगर इस दफ़ा भी आपने नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, यानी बल्ला ख़तरे में होगा। मैं उस वक्त आया और मैंने कहा कि नहीं, इनको एक और मौका देना चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स की नहीं चाहिए। मैं उस वक्त आया, मैंने उसमें लिख के दिया कि ये कानून तमाम सियासी जमातों पर लागू होना चाहिए। देखिए, ये जब बल्ले की तरफ आप फोकस करते हैं तो आप रियल इशू से डाइवर्ट होते हैं। जो असली इशू ये है कि क्या हमारी सियासी जमातें शख्सियात के कब्जे में रहेंगी, उनकी मलकियत रहेंगी, उनकी या चंद फैमिलीज के कब्जे में रहेंगी, या हमने उनको डेमोक्रेटाइज करना है। जिस तरह के इनके वकील ने इलेक्शन कमीशन में खड़े होकर कहा, और ये मैं कोट अनकोट करता हूं, उन्होंने कहा पीटीआई इज अ प्राइवेट एंटिटी। ये सेनेटर अली जफर साहब के अल्फाज है। उन्होंने खड़े होकर ये कहा कि देखिए जी, ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है ये सिनोनिमस है लाहौर जिमखाना क्लब के इलेक्शंस के। तो ये एक इलीटिस्ट का क्लब है, इसमें जिसका कब्जा हुआ है। असूली मौक़िफ़ आप अपना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर वापस आए कि पीटीआई और बल्ला हमेशा से एक दूसरे के साथ चलते हैं, तो बल्ला पीटीआई के पास वापस चला गया, दैट्स अ गुड थिंग, या नहीं? नहीं, इसी अगेन अगर आप बल्ले के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप इस नजर में देखते हैं कि आप यू आर रिसाइकलिंग पॉलिटिकल वेस्ट अनलेस यू अलाउ पॉलिटिकल पार्टीज टू बिकम इदारा जो अपने नीचे से डेमोक्रेसी को ऊपर लाए, इलेक्ट करे। अब देखिए, इन्होंने जो नाटक रचा, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, मेरी हमदर्दी है अगर फर्ज किया कोई जहां पे जेन्युइन शिकायत है, आई हैव माय फुल सिंपैथीज विद देम। हैविंग सेड दैट ये खुद किस तरह ट्रीट करते हैं अपने वर्कर्स को। मैं पीटीआई के सेंट्रल ऑफिस में गया, मैंने कहा मुझे कागजात नामजदगी दे, सेंट्रल ऑफिस में खड़े होकर मैंने कहा वोटर लिस्ट दे, मैंने उनको कहा कि आप मुझे कवायद ज़वाबित दें, एंड ही वाज वेरी ऑनेस्ट पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव। उसने कहा जी ये सब हम कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप जब खुद एक नाटक रचाते हैं, यू लूज द मॉरल हाई ग्राउंड टू मेक अ केस कि जी हमसे ज्यादा